श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक ऐसी शख्सियत के साथ अपने स्टूडियो में प्रस्तुत हूं कि आपको लगेगा कि इस दुनिया में हम अपनी लिमिटेशन से अक्सर एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। हम चाहते हैं आकाश को छूना, अपनी उड़ान को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी सीमा की वजह से, लिमिटेशन की वजह से, रुकावट की वजह से हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और उस उड़ान को पूरा नहीं करते। मैं आपके सम्मुख आज मिस्टर शैलेंद्र यादव को पेश कर रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत जिसे नेचर की तरफ से शायद पूरा न्याय नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि जिनका खुदा नहीं होता उनका ना खुदा रहता है। ऐसी एक शख्सियत को अनुराधा जी के सौजन्य से हमारे स्टूडियो में पेश होने का मौका मिला है। मैं तहे दिल से आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूं और इस बात के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मिस्टर शैलेंद्र यादव को हमारे पास लेके आए हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गंभीर सर, थैंक यू। आप लोगों ने बड़े प्यारे सुंदर से स्टूडियो में मुझे बुलाया और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार और नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं क्योंकि बहुत सी खरी खरी बातें आज आपसे करना चाहता हूं, मकसद आपको मिस्टर शैलेंद्र यादव के उन गुणों से परिचित करवाना चाहता हूं जो इन्होंने वक्त के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी आराधना के साथ अर्जित किए हैं। और मैं ये समझता हूं कि शैलेंद्र जी के प्रतिभा को सुन के, इनके गुणों को सुन के मैं और मिस्टर प्रवीण ये बात महसूस कर रहे थे कि यादव साहब के स्टूडियो में आने में हमें कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा है। हमें लग रहा है कि जो बाहरी डिग्रियां, बाहरी तगमे हमने हासिल कर रखे हैं वो अपने आप में कोई मायने नहीं रखते जब हम यादव साहब के सामने अपने आप को रख के करते हैं। लेकिन मेरा आज के इस साक्षात्कार का परिचय सिर्फ उन लोगों को प्रेरणा देना है जो कहीं अपनी उड़ान को रोक के बैठे हैं। आइए जानते हैं मिस्टर शैलेंद्र यादव के बारे में, जो नेचर की तरफ से एक ब्लाइंड पर्सन के तौर पर इस धरती पर आए, लेकिन उन्होंने सारी इम्पेडिमेंट्स, सारी अड़चनों को स्वयं अपनी हिम्मत से, अपनी लियाकत से पार किया। तो अनुराधा जी, मैं आपसे और प्रवीण जी से, दोनों से ये गुजारिश करूंगा कि मिस्टर शैलेंद्र का साक्षात करने में आप मेरी मदद करेंगे, ताकि हम सब मिलकर आम हमारे जो श्रोता हैं उनको बता पाएं कि कैसे कोई आदमी अगर ठान लेता है कि उसने उड़ान को भरना है तो फिर परों की ज़रूरत नहीं होती, हौसलों की ज़रूरत होती है, जिस हौसले के पूरे मालिक जो हैं वो शैलेंद्र जी हैं। तो हम आपसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, पहले मेरे श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करें कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, कहाँ तक आप पढ़े और कहाँ तक आपने फाइनल डिग्रीज प्राप्त करी। मेरी स्कूलिंग जो है वो पूरी दिल्ली से हुई है और मैंने
एक सामान्य स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण की है, जिसका नाम केंद्रीय विद्यालय 1st to 5th NCERT के कैंपस के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय, जिसको हम लोग सेंट्रल स्कूल भी कहते हैं। और मेरी 6th to 12th उसी की मेन ब्रांच, जिसको हम केंद्रीय विद्यालय JNU बोलते हैं जी। तो मैंने वहाँ पर 6th to 12th की। उसके पश्चात मैंने विश्वविद्यालय में दिल्ली में एडमिशन लिया, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। वेरी गुड। और मैं बड़ा सौभाग्य था कि मेरे को कॉलेज के दौरान अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं बड़ा एक्टिव रहता था NSS प्रोग्राम में और कॉलेज की अदर एक्टिविटीज़ में। तो कॉलेज के सेकेंड ईयर से मैं एज अ कंसल्टेंट जॉब्स वगैरह मैंने स्टार्ट कर दी थी। ओके। और मैंने 2014 तक फिर जॉब्स वगैरह की कॉर्पोरेट में। और उसके बाद शैलेंद्र जी, प्लीज मेक वन पॉइंट क्लियर। व्हेन यू वर हैविंग ऑल योर एजुकेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल कॉलेज डेज, वर यू in a very different institution which was meant for blinds only, or in a normal institution you had all your studies? So as I mentioned कि मेरी जो सारी शिक्षा हुई है वो केंद्रीय विद्यालय में हुई है, नॉर्मल सेंट्रल स्कूल में। ओके। मैं एक अनोखा से क्या यूनिक अजनबी सा बच्चा, जिसको दिखाई नहीं देता। हाँ। किसी हद तक सबका लाडला भी था। और और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी टीचर्स ने मेरे को बहुत अच्छा शेप किया। जिसकी वजह से आज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर शैलेंद्र। मैं प्रवीण वैद। जब आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो आप अकेले ऐसे स्टूडेंट थे जो कि ब्लाइंड थे या कोई और भी था? उस टाइम पे मैं अकेला था। बाद में कुछ और बच्चों को भी वहाँ पर मौका मिला पढ़ने का। शैलेंद्र जी, मैं काफ़ी साल से आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, सो दैट्स व्हाई आई केम अक्रॉस। जब मुझे पता चला कि आप ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है इंडिया की, उसकी आप जनरल सेक्रेटरी हैं, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे, वो बताएं हमारे ऑडियंस को। श्रोताओं, अनुराधा जी ने जो प्रश्न किया है उसकी वजह ये भी है कि शैलेंद्र जी स्वयं क्रिकेट खेलते हैं और इन लोगों के क्रिकेट खेलने के लिए एक अलग से विशेष बॉल रहती है। मुझे प्रवीण जी बता रहे थे कि अभी इनका एक वर्ल्ड कप मैंने देखा है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र, आई डोंट नो, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू, but probably you defeated Pakistan. Yes, you are perfect. Because I am very fond of cricket. Yeah. I used to play that cricket, so I saw that match. Yes. और पाकिस्तान को हराने के बाद तो बहुत जो खुशी मिलती है, वो तो everybody knows about. We want to salute you again for this particular event that you defeated Pakistan in that. In 3 years in a row they have. I've been watching their matches. मेरे को बहुत शौक। तो किसी भी चाहे स्ट्रीट मैच हो क्रिकेट का तो I'll watch. Very good. I'll stand there and watch. तो अच्छा लगा। वहाँ तक की जर्नी बताइए। So you know, अपने देश में सभी को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। जैसे परवीन सर ने देख लो, जुनून की वजह से देख लो, उन्होंने हमारे मैचेस को फॉलो किया। तो ये एक हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। ब्लाइंड क्रिकेट काफी समय से खेला जाता था। अच्छा। एक अनऑर्गेनाइजिंग वे में, कोई बॉल नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। कभी फुटबॉल जो बच्चों के झुंझुना मार्केट में मिलता है, कभी उससे खेलते थे। कभी कोई एम्प्टी कोई कोई टिन की बॉक्स को जो रोल करे। इवन नॉर्मल बच्चे भी ऐसे खेलते रहे। एग्जैक्टली। हम लोगों ने भी ऐसे ही खेला। तो जो मिल जाए बस उसके अंदर कुछ डाल देते थे, पत्थर या कुछ भी, कील वील नेल्स, जिससे कि एहसास हो जाए कि दीवार पे लाइन लगा के विकेट बना देनी। तो 1990 के दशक में 1990 में इस बॉल का आविष्कार किया गया, जो कि साउंड बॉल बोलते हैं। ओके। तो अब इसके अंदर आयरन बॉल्स होती है जो साइकिल में यूज होती हैं। ओके। और इस बॉल को जब लेके आया गया तो बड़ा जुनून आया। 1990 में लोगों ने खेलना स्टार्ट किया। तो पहला नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट का 1990 में हुआ। ओके। उसके बाद वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट का फॉर्म हुआ
जिसमें कई देश से, सारे देश, लगभग 8-9 देश एक साथ आए ब्लाइंड क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद पहला वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद दूसरा वर्ल्ड कप हुआ, फिर तीसरा हुआ। तो वर्ल्ड कप होते रहे, बट दुर्भाग्य से जो लैक ऑफ रिसोर्स, हम लोग सेमीफाइनल में नहीं जा पाते थे इंडिया। अच्छा, मेरा खेलने की उम्र थी 2002 के आसपास से आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ओके। सो फिर मेरी इंजरी होने के कारण मैं कभी खेल नहीं पाया, नेशनल टीम, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। ओके। बट पैशन, जुनून हमेशा रहता था। राइट। फिर हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हमने बोला कि यार चलो अब यहीं कमरे में ही एक टेक्नोलॉजी, एक नया तुनतुन आ गया है, खिलौना आ गया, इसके साथ ही खेलते हैं। यस। और क्रिकेट के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कभी सस्पेंड होते थे, कभी शीशे फूट जाते थे, कभी छुट्टी करनी पड़ती थी स्कूल की। तो बड़ा मतलब एक वो था। सो फिर बीच में चोट वोट भी काफ़ी लगी क्रिकेट खेलते हुए। तो डिसाइड हुआ कि पेरेंट्स का भी एक प्रेशर आया, बड़ा स्ट्रिक्टनेस, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो एजुकेशन के ऊपर फोकस किया ज़्यादा। सो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, उसके बाद मैंने बताया कि मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था। उसके बाद जब मेरे को कहीं जॉब नहीं मिली, तो मैंने सोचा वापस चल के कुछ करते हैं सोशल सेक्टर में। सो मेरे जो फ्रेंड, मेरे मेंटर हैं डॉक्टर मानतेश जी की, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट को टेक ओवर किया 2010 में। ओके। मिस्टर जॉर्ज इब्राहिम से। और वो बड़े अच्छे लेवल, मेहनत बहुत कर रहे थे, बट कोई सपोर्ट नहीं था, रिकग्नाइजेशन नहीं था। तो वो भी थक चुके थे कि कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा, कोई बच्चों को प्लेयर खेलने वाले खूब हैं, पर सपोर्ट नहीं है कोई भी, ना फाइनेंशियली सपोर्ट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है। तो 2008 में उन्होंने डिसाइड किया कि यार उन्होंने बंद करने की सोच ली। तो उन्होंने ऑफर दिया डॉक्टर मानतेश जी को। एंड डॉक्टर मानतेश जी ने इमीडिएटली, क्योंकि वो भी खेलते आए थे, 96 तक भी उन्होंने भी खेला था क्रिकेट, नेशनल टीम में रहे वो, और उन्होंने इमीडिएटली बोला यस। तो उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट को ले लिया और फॉर्म कर दिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, कैबी। ओके। आप यकीन नहीं करेंगे, 2010 से लेके 2022 तक हम सिर्फ एक बार पाकिस्तान से हारे हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान हमें कभी सेमीफाइनल में भी नहीं जाने देती थी। ओके। और उसके बाद हमने 2 T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, एशिया कप, और अभी हमारी जो विमेंस टीम पहली बार इस साल 2023 में पहली बार बनी थी, वो नेपाल से बायलैटरल सीरीज हार के आई। पर देखिए उस हार ने भी उनको क्या सिखाया कि वो पहली बार वर्ल्ड गेम में बर्मिंघम में गई थी, तो वर्ल्ड गेम में गोल्ड मेडल के साथ अपनी धरती को छुआ उन्होंने। वेरी नाइस। सो ये जर्नी है। और फिर मैंने ब्लाइंड क्रिकेट को 2016 में मैंने काम करना स्टार्ट किया ब्लाइंड क्रिकेट के लिए। उस टाइम कुछ हद तक सपोर्ट आ गया था, बट अब बात आ गई थी स्टैंडर्ड्स की। तो जब मैंने स्टार्ट किया था सपोर्ट करना, उस टाइम स्टैंडर्ड, रिकग्नाइजेशन, अवार्ड, कैश अवार्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। सो समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड जो हमारी संस्था है, उसके माध्यम से, डॉक्टर मानतेश जी के एफर्ट से, मेरे एफर्ट से, हमारी सारे एसोसिएशन के एफर्ट से हम लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया। तो कॉर्पोरेट्स आगे आए, गवर्नमेंट आगे आई। 2014 का एक इंसिडेंट याद आता है, जब हम लोगों ने कैपटाउन में वर्ल्ड कप जीता था। हम लोग लोन लेके गए थे खेलने के लिए। ओके। टिकटॉक के लिए भी लोन लिया था, बैट वगैरह के लिए भी, सब कुछ हम लोग बैंक से लोन लेके गए थे। तो उस समय के कैबिनेट मंत्री होते थे अनंत कुमार साहब, अब वो नहीं रहे। तो उन्होंने, जब हम जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं कुछ खास नहीं कर सकता, बट इतना वादा जरूर करता हूँ कि तुम अगर वर्ल्ड कप जीत के आओगे तो तुम्हारा सारा कर्जा मैं ले लूँगा। ओके। तो आप यकीन नहीं करोगे, जब हम वर्ल्ड कप जीत के इंडिया आ रहे थे तो हमें 3 कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए। क्या बात। अनंत कुमार साहब, तावरचंद गहलोत साहब जो अभी वर्तमान के गवर्नर हैं कर्नाटका के, और सोनेवाल सर उस टाइम के वो खेल मंत्री होते थे भारत सरकार में। उन्होंने तीनों ने आके हमारे बच्चों को, 2 घंटे हमारी फ्लाइट लेट थी,
2 घंटे उन्होंने एयरपोर्ट पे हम लोगों का इंतजार किया, और उनसे ज्यादा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा इंतजार किया। क्या बात। वाह। डायरेक्ट हम वहां से मैंने प्रधानमंत्री जी के घर गए, निवास पे गए, वंडरफुल। और उसी टाइम उन्होंने लिख के दे दिया कि इनका जो भी लोन है, जो भी बकाया है, जो भी कर्जा है इनका कर्जा भी उतारो और इनको कैश अवार्ड भी दो। तो वो दिन था जहाँ से मैं मानता हूँ कि ब्लाइंड क्रिकेट में एक टर्न अराउंड हुआ और एक रिकग्नाइजेशन काइंड ऑफ। 2017 में फिर एक हमारा वर्ल्ड कप था जो कि इंडिया में हुआ था, पहली बार हुआ था इंडिया में। पहली बार नहीं कहेंगे, मल्टीपल सिटीज पहली बार हुआ था। ओके। जैसे कि आईसीसी के वर्ल्ड कप होते हैं, तो एक मैच दिल्ली, एक मुंबई, एक कोची, एक चेन्नई, एक हैदराबाद, एक कैलकाटा, उड़ीसा, मीन्स इंदौर, फरीदाबाद। तो मतलब ऑल इंडियन मैचेस आर ऑन डिफरेंट वेन्यूज। तो उससे एक काफी अच्छी पब्लिसिटी और अट्रैक्शन और क्राउड मिला। राइट। उस 2017 का जो फाइनल मैच था वो अपने बेंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में था। ओके। आप यकीन नहीं करोगे, हम लोगों ने 10,000 लोगों की परमिशन मांगी थी, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी 5,000 लोगों की भी वहां पर आने की। अगर आज उस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर डाल के देखोगे तो 35,000 लोग तो अंदर थे। अच्छा। और बाहर लाठी चार्ज हो रहा था। ओके। इतनी भीड़ आ गई कि हम आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए। ठीक है। क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतनी क्राउड होगा, इतना सब कुछ होगा। हम अपने ऑफिशियल्स को भी तो कई बार आज भी मजाक में उन फील हो जाता है कि हमें तो 2017 के मैं भीड़ में छोड़ दिया गया था। तो मतलब हम 5,000 लोग की उम्मीद नहीं थी, वहां 35,000 लोग आ गए। तो ये चीजें। इस क्रिकेट के अलावा आपका कौन सा पैशन रहा है डॉक्टर शैलेंद्र? क्रिकेट के अलावा मैं आई लव ट्रैवलिंग, आई एम अ वेरी फूडी पर्सन एंड ऑल द टाइम प्लेइंग विद द टेक्नोलॉजीज। हॉर्स राइडिंग एंड स्विमिंग। एंड आई वाज ये स्कूल टाइम में मैं क्योंकि एक अच्छी बात क्या थी, केंद्रीय विद्यालय में मैंने अपने स्कूल में हॉर्स राइडिंग की। मैंने हॉर्स राइडिंग तो जस्ट फॉर एक क्यूरियोसिटी के लिए की, बट आई वाज ऑफिशियली स्विमर फॉर माय केंद्रीय विद्यालय टू रिप्रेजेंट स्कूल। एंड आई डिड स्केटिंग दोज डेज, एंड जस्ट फॉर कटसी टेनिस कैसे खेला जाता है, तो टेनिस को खेला। बाकी आई डू मोस्टली रैपलिंग, आई डू एवरी ईयर, राफ्टिंग आई डू एवरी ईयर, क्लाइंबिंग एवरी ईयर, बंचिंग, मतलब आई डू ऑल काइंड माउंटेनिंग एक्टिविटीज। ऑल्सो आप बैंक में मैनेजर भी हैं शैलेंद्र, वो कैसे हुआ? सो एज आई सेड कि जब 2014-15 के बाद कहीं कॉर्पोरेट की कोई अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए, क्योंकि सोशल सेक्टर में सैलरीज नहीं मिलती आपको। उस टाइम पे मुझे 20 से 25,000 रुपये, और शायद हो सकता है मैं उस टाइम 70-80 लाख रुपए की सैलरी छोड़ के आया था। अब 20,000 रुपये, यंग लड़का, जवान लड़का, दुनिया भर के आलतू फालतू के खर्चे, और मैं हमेशा एक्सपोजर्स में बिलीव करता हूँ, ट्रैवल में बिलीव करता हूँ। तो बड़े बड़े शौक्स थे, क्योंकि वेंकी कॉलेज में पढ़ा था। अरे क्या बात है। अब उनको अगर मैं लगता है कि मैं वैसे लगता था ये बेचारा है, अंधा है, सूरदास है, ब्लाइंड है, इसलिए इसके पास नहीं है, उनकी धारणा ये होती, चाहे मैं गरीब घर से हूँ ना हूँ, वो मैटर नहीं था। मेरी गरीबी मेरी आंखें हो चुकी थी। ठीक बात। तो मैंने यार, मतलब मेरे को इनसे किसी से कम नहीं रहना। वेंकी कॉलेज itself speaks of itself। So पहली बार कभी ब्रांड्स के नाम मतलब याद भी नहीं रहते थे, मतलब आज याद करके जाता था, घर जाते जाते भूल जाता था कि वुडलैंड के जूते लाने थे या ब्रशलैंड के कुछ लाने थे, मतलब इतना भी याद नहीं रहता था। बिकॉज केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट, एक तरीके से गवर्नमेंट स्कूल, कोई इतना हाईटेक स्कूल नहीं होता था हमारा, बट बहुत सिंपल सिटी का स्कूल होता था। कभी परफ्यूम नहीं देखा था। जब वेंकी में गए तो पता चला कि फ्रेगनेंस भी एक दुनिया है। तो ब्लाइंड होने के बाद तो फ्रेगनेंस का तो मजा ही एक अलग है। तो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है।
सो सारी चीजों का मतलब शैलेंद्र जी, मैं क्लोथ से लेके एक बात सॉरी Yes. बीच में इंटरप्ट हाँ. करूंगा, मैं इस तरह सोचता जा रहा था, जो आजकल लोग शोर मचा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यस आपके पास तो बहुत पहले पहुंच चुकी थी शायद ये। नहीं, बहुत पहले तो नहीं कहेंगे, बट टेक्नोलॉजी बहुत पहले पहुंच चुकी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं भी बिकॉज यू कुड स्मेल एनीथिंग, यू कुड ऑब्जर्व एनीथिंग। यस, तो क्या है कि जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के पास भी 5 सेंस है, मेरे पास भी 5 सेंस है। आपके एक सेंस 80% काम करता है, बच्चे 20% में शायद ज्यादा सुनने का 10% दे लो और खाने का 10% आज दे लो। हमारी कोई सेंस काम नहीं कर रही है आपके सामने। तो क्या है कि आप बाकी सेंसों को हार्डली यूज करते हो, और यूज करते हो तो बहुत कम, हाँ, दे आर नॉट इन प्रैक्टिस। दे आर नॉट इन प्रैक्टिस। मेरा क्या, जो आपका जो मेन सेंस है उसको मैं बिल्कुल यूज नहीं करता। हाँ, मेरा सुनने का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस है, राइट। मेरा टचिंग सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी। आप सोचिए, मेरी ब्रांच में लोग आते हैं तो मैं हमेशा, वो उनकी पसंद ये है कि आप बस हम बिना आवाज से पहचानो, हाथ से। अब मैंने उनको बोलता हूँ भाई, सुन के पहचानना भी तो एक कला है, यस, तो हाथ से पहचानना भी कोई बड़ी बात नहीं। और 99% मैं सबको पहचान लेता हूँ अपनी ब्रांच में, yeah. मेरे कस्टमर जो भी तो आते हैं। शैलेंद्र जी, for how many years you are in the job of the bank? I joined State Bank of India is 2017 December. Okay, So very recently I joined. right, Yes. right. So, would you like to share with our audience that once you are not in a position to read normal things, what extra studies you are doing apart from your official records and all that? अभी या पहले? At both the times. एक बार can you repeat again? I say, I think what he mean is, do you read a lot of books? Yes, okay. And how do you do it? So, you know, स्कूल टाइम पे हमारे पास रीडिंग की बड़ी किल्लत रहती थी, क्योंकि हम लोग ब्रेल बुक्स के ऊपर डिपेंड रहते थे। और ब्रेल बुक्स क्या होता है कि हमें पहले जो हमारी सिलेबस की होती थी वही नहीं मिलती थी पूरी, क्योंकि एक तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, उनका वॉल्यूम फिर बहुत ज़्यादा था। आपकी इतनी सी बुक, हमारी इतनी बुक, तो आप सोचिए कितने पेपर लगेंगे उसमें। Right. फिर उसको रखने के लिए वॉल्यूम होना चाहिए, फिर उसके बाद वो बड़ी जल्दी खराब हो जाती थी, दब जाते थे डॉट्स उनके आपस के पेपर के वेट से भी, और फिर हमारे पढ़ने के तरीके से भी। Okay. तो वो अगले साल फिर उतनी बुकें छपनी होती थी, जी। तो पता चलता था कि हम मार्च में जा रहे हैं जब हमारे पास बुक्स पहुंच रही हैं। Oh. तो स्कूल टाइम में तो इतनी मेरी कोई हैबिट नहीं थी बुक्स वगैरह पढ़ने की, बट पिछले 5, 6, 7 सालों से, 8 सालों से टेक्नोलॉजी के आने के बाद, जब से ई बुक्स आ गई हैं, ऑडियो बुक्स आ गए हैं, जी। एलेक्सा आ गई हैं, जी। so time to time, because as I mentioned, I travel too much, mostly out of 30 days I travel 10 days at least, or 12 days, including my bank work. और इन बिटवीन आजकल दिल्ली भी जाते हैं तो भी 2 घंटा लग जाता है जाने आने में। ठीक बात। तो वो भी मेरा ट्रैवलिंग टाइम क्या है कि मैं कुछ ना कुछ ऑडियो बुक्स या ई बुक्स के माध्यम से कुछ ना कुछ रीड कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं रीड वही करता हूँ जो करंट टॉपिक में चल रहा हो, रिलेटेड हो, या फिर कोई भी मोटिवेशनल, या फिर कोई अपने ऊपर अपनी किताबें लिखता हो, ऑटोबायोग्राफी। मुझे लगता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ दूसरे को सिखाता है। हाँ, ठीक है। तो मुझे हमेशा ही लगता है कि हमेशा दूसरों के बारे में पढ़ो। शैलेंद्र जी, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली लाइफ। So I'm very lucky because I'm living with my 4 generations together, and I'm very happy that they all are living with me. Okay. क्योंकि कहना शायद गलत नहीं होगा, जब लगभग 15 साल तक का भी हो गया था तो उनको लगता था कि इसकी कब हम जिएंगे, जब तक तो हम इसकी केयर कर लेंगे, बट हमारे बाद इसका कौन। They all are normal.
Yes, Okay. Okay. except my wife. Okay. हाँ, so मेरे पेरेंट्स के अंदर, बीइंग एज अ पेरेंट्स, हर पेरेंट्स के अंदर रहता है Naturally. अपने बच्चों को लेके, Yes, चाहे yeah. वो ब्लाइंड हो या ना हो, Yes. बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ही इनकी कब केयर करते रहें, या कोई नहीं पढ़ पाता है, नहीं नौकरी कर पाता है, और पर मेरी सिचुएशन ये थी कि नहीं देख पाना उन लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय था। शायद उन्होंने भी कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा हुआ कि हमें इतने अच्छे दिन देखने को मिलेंगे कि ये हमें अपने पास रखेगा, Okay. बजाय हम इसको Yes. सहारा दें। सहारा दें। Very good. Wonderful. Yeah. तो एक चीज तो मैंने ये देखी, तो मेरे पास मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी, Okay. सो हम लोग ये 4 जनरेशन एक साथ रह रहे हैं Wonderful. आज के समय में, आज के युग में, जहाँ एक जनरेशन इकट्ठे साथ रहने के लिए रेडी Yes. नहीं है। Yes. Yes. आपकी वाइफ भी ये प्रोग्राम सुनेंगी, सो मैं उनको भी हेलो बोलना चाहूँगी। एंड शी इज़ अमेजिंगली ब्यूटिफुल एंड शी हग्ड मी एंड सेड दैट आई गेट सच लवली वाइब्स फ्रॉम यू। Okay. एंड आई थिंक आपकी सक्सेस में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आपकी स्वीट हार्ट का भी है, बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट सपोर्ट टू यू। डेफिनेटली शी इज अ गॉड गिफ्टेड फॉर मी। Yes. मुझे लगता है कि मैं कई बार, हम लोग मजाक करते हैं कि कुदरत ने उसकी आंखें मेरे लिए चुराई हैं Okay. कि वो मेरा सहारा बने। Please relate that aspect that as you were mentioning to me that she is not blind by birth, Yeah. but with the passage of time she lost her eyes. So Please narrate that. यस, सो वो एक हम लोग मैंने बताया जैसे कि केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट से, हाँ. सो उसको एक टाइम पे टाइफाइड हो गया, Okay. और टाइफाइड, हैवी टाइफाइड होने के कारण, रॉन्ग मेडिसिन खाने के कारण और हैवी डोज खाने के कारण उससे उनकी आईसाइट चली गई। Okay. सो काफ़ी महीने तक उसका ट्रीटमेंट ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में चलता रहा, जी। बट एंड ऑफ द डे उसकी उस टाइम पे बिल्कुल आईसाइट 100% चली गई। तो जब उनके फादर ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो स्कूल वालों ने उनको गाइड करके बताया कि आप लाइफ में अभी ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं ऑलरेडी पढ़ रहा था केंद्रीय विद्यालय में, अच्छा। तो उसको ये मौका दिया गया कि एक बार आप इसको थोड़ा और पढ़ाओ। तो उसने, शी डिड वेरी वेल, और शायद हम वहीं से, मैं मानता हूँ वहीं से हम जुड़ गए हों। तो वहीं से हो सकता है हमने पहली बार हाथ पकड़ा हो तो आज तक हाथ थाम के रखा हुआ है। Wonderful. Good, And he good. has an amazingly beautiful daughter. Yeah. God is good to you. I am reminded of one of my rubai, which I think is very appropriate for this occasion to recite. It says that मेरे हर नगमे का साज हो तुम, मेरे हर नगमे का साज हो तुम, उम्र भर में जो तलाशा नाज हो तुम, दुनिया तो वाकिफ है मेरी बाहरी बुलंदी से, दर हकीकत मेरी हर तरक्की का राज हो तुम, मेरी हर तरक्की का राज हो। That goes. I hope I am very appropriate in giving expression to your feeling. जी, जी. Thank you, sir. It is an honor for me. I don't know whether anybody can remember. There was a movie which Asha Parekh participated, and probably she was blind, और उसका सुनील दत्त था, तो उसको बनाया गया है मेरे लिए, ऐसा कुछ था। I'm trying to find that movie. Lyrics, yeah. ऐसा ही था कुछ। Okay. तो आपकी स्टोरी उससे मिलती जुलती है। बात ये Before we close, he is Yeah. working with 13 state governments for a lot of charitable work. वो जाते जाते हमें बता दीजिए। सो हमारी एक समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हम लोग, क्या है कि हमेशा ये लगता है कि डिसेबल लोगों को सपोर्ट है, बट हम ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि एवरीवन इज डिसेबल्ड हियर। यस, कोई मैटर नहीं करता है, किसी के पास का कान काम नहीं कर रहा, किसी की आंखें काम नहीं है, तो किसी के हाथ पैर काम नहीं करते हैं, किसी का सब कुछ काम करता है तो दिमाग काम नहीं करता है, किसी का सब दिमाग भी है, नो सब कुछ है तो सही से नहीं काम सही से काम नहीं, सही क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। Yeah. जी, जी. सब कुछ होने के बाद स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में जाके
वो जॉब नहीं ले पा रहे हैं तो वो वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जिसकी लाइफ में जो स्ट्रगल हो गया वो वहीं पर डिसेबल्ड बन जाता है। Yes. कुछ डिसेबिलिटीज देखने में आती, कुछ नहीं दिखने में आती, बस इतना फर्क होता है। ठीक। तो समर्थन ट्रस्ट फॉर डिसेबल के द्वारा हम लोग डिसेबिलिटी पे तो काम करते ही करते हैं। डिसेबिलिटी के अलावा हम लोग विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं जी। हम लोग इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स पे काम करते हैं, हम लोग कल्चर पे काम करते हैं और हम लोग न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। और आप मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और जब हम लोग नॉर्मल लोगों के लिए जाके कुछ काम करते हैं तो उनको एक एस्पिरेशन मिलती है कि यार ये लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। एग्जाम्पल, हमारा एक भारत सरकार का एक सोधारा करके एक विमेन प्रोग्राम चलता है जहाँ डिस्ट्रेशन विमेन्स अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरीके से विमेन्स हमारे पास आती हैं पुलिस के थ्रू। तो जब हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं और उनको इन्हीं बच्चों के बीच में रखते हैं ओके एज पर देयर स्किल्स। अगर कोई किसी के अंदर कोई स्किल नहीं है तो उनके साथ जाके रहो, उनकी मदद करो, उनका खाना बनाओ, उनके साथ रहो, उनकी 1-to-1 मदद करो। जब उन लोगों के साथ रहते हैं और उनके कहती मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। यस। जब मैं इन लोगों को इतना दुख देखती हूँ और इन लोगों का इतना कॉन्फिडेंट देखती हूँ कि जब ये अपनी बंद आंखों से अगर दुनिया से लड़ सकती हैं तो मैं अपनी खुली आंखों से दुनिया से क्यों नहीं लड़ सकती। तो मतलब वो बजाय उनको इतना लंबा, वो 3 महीने के लिए आती हैं, हार्डली 30 डेज में वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाती हैं। या तो वो फैमिली के साथ वापस चली जाती हैं या फिर वो अपना कोई खुद का कोई अपना एंटरप्रेन्योर बिजनेस एज पर देयर स्किल्स वो स्टार्ट कर लेती हैं। ऐसे ही हमारा, मैंने बताया, गवर्नमेंट स्कूलों में जाके हम लोग उन लोगों को जो भी चाहिए होता है, जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल है, जैसे एग्जाम्पल गुड़गांव में ही मान लीजिए जी, तो लगभग गुड़गांव के 15 स्कूलों में मैंने जाके देखा क्या जरूरत है। बोला यहाँ पर तो हमें लाइट की जरूरत है, पंखों की जरूरत है, आरओ की। तो मेरे को लगा तो मूलभूत सुविधा ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरे को लगा तो इस तरीके से मैंने गुड़गांव के लगभग 13 स्कूलों में हम लोगों ने लाइट, पंखे, वाटर कूलर, आरओ और लैब्स बना के सब कुछ दिया। तो इससे क्या हुआ, मुझे ये लगता है, हम लोगों को लगता है कि हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं तो सोसाइटी कहीं ना कहीं हमारे प्रति जो एक सिंपैथी की भावना थी, शायद उनके थॉट्स बदलेंगे और इंक्लूसिव बनेगा। बजाय हम ये हमेशा कहें कि हम दिव्यांग है, ब्लाइंड है, हमें सपोर्ट चाहिए, नहीं, वी आर ऑल्सो कैपेबल। सो मैं कहता हूँ सबको मौका दो, अपॉर्चुनिटी दो, and we all become capable and we should contribute back to the society. Right. Excellent. तो आपको कोई अप्रोच करना चाहे तो अपना नंबर वगैरह बताइए, सोसाइटी का नाम बताइए, so that हमारे ऑडियंस आपको अप्रोच कर पाए। So किसी भी रूप में आप लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, आप मदद लेने के लिए भी और मदद देने के लिए भी। और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, samarthanam.org। आप इस पे जाओगे, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपका टेलीफोन नंबर बता दीजिए अगर आपको। मेरा सब कुछ इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मेरा पर्सनल नंबर है वैसे 9911711608। और आप में जो भी कोई भी क्रिकेट प्रेमी हो जो क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप एक बार हमारे ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ, अगर आपकी RW की टीम है तो आप अपनी RW की टीम लेके आओ, अगर आपके पास कॉर्पोरेट टीम है तो आप अपनी कॉर्पोरेट टीम लेके आओ। जो भी टीम हो, आपकी टीम में आंख खोल कर खेलेगी, मेरी टीम आंख बंद करके खेलेगी। देखते हैं कौन जीतेगा। क्या बात, ये मैदान पे। तो श्रोताओं, इस चैलेंज के साथ जो शैलेंद्र जी ने दिया है, मैं आज की इस बातचीत को यहीं समाप्त करता हूं। And we'll look for some more occasion for Mr. Shailendra to come here and share with us such inspiring events and talks. With this, we genuinely try to give a word of thanks to Mr. Shailendra for his very, very inspiring talks. Thank you very much. No, thank you, sir. It is my honor to be being here.
आप लोगों ने यहाँ बुलाया। मैं मानता हूँ कि जब तक हम लोग मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं होंगे Yes. और सोसाइटी हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जानेगी, Exactly. जब तक सोसाइटी भी कुछ कर नहीं सकती। Yes. तो Yes. सोसाइटी के साथ आपने एक इतना अच्छा इंटरेक्शन रखा है, इसके लिए मैं आपका रियली बहुत धन्यवाद करता हूँ। एंड थैंक्स फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई कम्युनिटी साइड।